सो चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। सो दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यहाँ से हमारा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 3 से। फिर 3, 4, 5, 6, 7 लाइन से सारे चैप्टर सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस 2 ही चैप्टर्स थे और दोनों हमने पढ़ लिए हैं। कल तो एक का टेस्ट भी है चैप्टर 2 का, ठीक है। तो बाकी चैप्टर 3 जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है। पहले पुरानी बुक के अंदर ये चैप्टर 6 हुआ करता था, जो अब चैप्टर 3 हो गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले इस चैप्टर का नाम था और अब इसका नाम हो गया जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चैप्टर 3 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ एक आध टॉपिक सिंपल डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले चीज़ ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी होंगी, उनमें से एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और चैप्टर 3 हमारे पास ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो है वो इस सेक्शन के अंदर, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं क्यों है, ठीक है। एक एक छोटे छोटे डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ऑर्गेनिक का जो वर्ड है ना वो निकला है ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिज्म से निकला है। ऑर्गेनिज्म से मुराद यहाँ पर हो गया हमारा लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक का वर्ड जो आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो ऑर्गेनिज्म से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, जानवर और पौधे, इनसे आया है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या है, इट डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक का वर्ड ऑर्गेनिज्म से आया है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर वो कंपाउंड होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हो, जिंदा चीज़ों से हासिल हो, जानवर और पौधों से हासिल हो। ऐसे कंपाउंड्स केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अब मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैंने दिया है यूरिया, जैसे कि अब यूरिया जो है वो जानवरों से हासिल होता है। जो जानवरों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर यूरिया मौजूद होता है। इसी तरह से ग्लूकोस आपको जो है वो पौधों से हासिल हो जाता है, ठीक है, या प्लांट से हासिल हो जाता है ग्लूकोस। इस तरह से सक्रोज है, चीनी, शुगर केन से हासिल हो जाता है। तो ये यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, बट देयर आर सो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। सिर्फ ये 2 नहीं है, लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सबसे सिंपल कि हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं, जिंदा चीज़ों से हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से। सेकंड, इसके बाद एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी है कार्बन कंपाउंड्स की। इसमें स्पेशल एक एलिमेंट होता है कार्बन, जिसका सिंबल होता है C। तो आप सब जानते हैं इस एलिमेंट के बारे में, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। तो ये कार्बन एक एलिमेंट है, ग्रुप 4A में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी जो है ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो हर उन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, और वो अक्सर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मौजूद होता है। दैट्स वाई इसी कार्बन को हम लोग समटाइम्स कहते हैं कि दिस इज़ एलिमेंट ऑफ लाइफ, कि एलिमेंट ऑफ लाइफ है। मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं, लिविंग मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन आपको दिखता है। तो कार्बन की स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में मौजूद हर एक कार्बन कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाए। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो जिनमें कार्बन होता है लेकिन वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट लिख दिया। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की, हर कार्बन कंपाउंड के सिवाय कुछ कंपाउंड के, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड। इनको स्टडी नहीं करते। इन सारों का नेचर जो हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है। ये CO मैंने लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस टॉक्सिक गैस होती है, फ्यूल की कंबस्टन से बनती है, तो ये नहीं पढ़ते हैं, ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, इसको भी नहीं स्टडी करते हैं। इसी तरह से CO3- आयन, आपको पता है कार्बोनेट आयन कहलाता है, तो कार्बोनेट आयन को भी नहीं स्टडी किया जाता, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मार्बल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, तो इसको हम स्टडी नहीं करते हैं। कार्बोनेट में मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोनेट आयन हो, उसको इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि CaCO3 ये आपको माउंटेन्स में से मिलता है, लिविंग ऑब्जेक्ट से नहीं मिलता, जिंदा चीज़ों से आपको नहीं मिलता, ये आपको माउंटेन से, पहाड़ों से मिलता है ना, चूने के पत्थर या मार्बल के पहाड़ होते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, ऐसे लॉजिकली भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जिंदा चीज़ों से हासिल नहीं हो रहा। इसके बाद HCO3 माइनस आइन, आपको पता है इसका नाम पे, दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट आइन। बाइकार्बोनेट आइन भी जिन कंपाउंड के अंदर होता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास ये कहलाता है बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, सोडियम कार्बोनेट के थ्रू ये बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स को भी स्टडी नहीं करते। सबसे एंड में लिखा हुआ है कार्बाइड। अब कार्बाइड किसे कहते हैं? कार्बन बॉन्डेड टू अ मेटल। केमिस्ट्री में जब भी कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना देता है उसको कार्बाइड कहा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है, Al4C3, दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो कार्बाइड्स भी सारे इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको हम नहीं पढ़ते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड। ये 5 चीज़ों को नहीं स्टडी किया जाता। सही है, ये दूसरी डेफिनेशन होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तीसरी एक और डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी कहते हैं बच्चे, सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि यह हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये भी कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 एलिमेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसकी स्टडी भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो देयर आर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। पहला कि जो है वो लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दूसरा कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी सिवाय कुछ कंपाउंड के, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर रखी हुई देख सकते हैं सामने। तीसरी जो है उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे कि मीथेन होता है CH4, और उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया, याद हो गया आपको कि भाई हाँ भाई ये तो ऐसे याद हो गया। याद करने की जरूरत नहीं होती इन चीज़ों को, क्लास में याद हो जाएगा अगर सुन लो जो मैं बता रहा हूँ आपको ठीक ठाक से, ठीक है। और आप तो लाइव क्लासेस में बैठकर सुन रहे हैं ना, तो आपको तो अल्टीमेटली याद हो जाएगा। लोग हैंड्स फ्री लगा के सुन रहे हो तो तुमको भी याद हो जाता है सिर्फ लेक्चर सुन के, ठीक है। आप तो लाइव क्लास, मतलब आपकी समानों तक मेरी आवाज़ क्लासरूम में आ रही है, तो उसके तो एक अलग ही एक जो है ना वो एक बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद तो ये तो डेफिनेशन हो गई इस सेक्शन के अंदर, वो 9 में भी आपने ऐसे याद किया होगा, तो ये आपने दोबारा से सेकेंड ईयर में जाके आपने इसको याद कर लिया। अब आते हैं इसकी हिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री पे आते हैं। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर जो है वो इस सेक्शन में मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी पहले आपको समझना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। एक साइंटिस्ट ने पेश किया था जिसका नाम था बर्जीलियस, J.J. बर्जीलियस, सुना होगा नाम आपने। तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस, जिसने पेश किया था वाइटल फोर्स थ्योरी VFT। वाइटल का क्या मतलब होता है? वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड वाइटल। तो वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब इंपॉर्टेंट फोर्स वाली थ्योरी। इसको किसने पेश किया था भाई? इसको बर्जीलियस ने पेश किया था। बर्जीलियस के बारे में आप जानते हैं कि क्लास 9 में भी आपने इनका नाम सुना होगा कि J. बर्जीलियस, इन्होंने ही जो है वो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, लिथियम का Li, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के केमिस्ट्री के अंदर, इसको भी बर्जीलियस ने ही बताया था, ठीक है। उसके अलावा भी काफ़ी काम इसके हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इन्होंने की थी, तो ये काफ़ी सारे काम उन्होंने किए हैं। तो इनका नाम है बर्जीलियस, J. बर्जीलियस। तो वाइटल फोर्स थ्योरी उन्होंने दी थी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी है कि एक लाइन में मैंने लिख दिया है कि ओनली लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस ये कहलाती है वाइटल फोर्स थ्योरी, कि जो सिर्फ लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा चीज़ें हैं, जानदार अशियाँ हैं, उनके पास ही एबिलिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानवर या पौधे ही पैदा कर सकते हैं, जो कैन नॉट प्रिपेयर इट इन लेबोरेटरी। मतलब एक ख़ास ताकत है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, जानवरों के पास और पौधों के पास, कि उनकी बॉडी मुख्तलिफ मैकेनिज्म से, मुख्तलिफ प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकती है, उसको प्रिपेयर कर सकती है। और आप चाह कर भी लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर इसको नहीं तैयार कर सकते, नहीं बना सकते। मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली एग्जिस्ट करेंगे, आर्टिफिशियली या सिंथेटिकली आप इसको नहीं बना सकते। ये था वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस ने पेश किया था 1815 में, 1815 में। अब ये थ्योरी चली, फिर बाद में जाकर ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और वो थ्योरी जो रिजेक्ट हुई कि खास एक्सपेरिमेंट की वजह से रिजेक्ट हुई,
इसको हम लोग कहते हैं वोहलर्स एक्सपेरिमेंट, 1828 में हुआ था, 1828 में। दैट इज़ अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वोहलर्स एक्सपेरिमेंट। तो वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज रिजेक्टेड बाय अ जर्मन केमिस्ट, एक जर्मनी में रहने वाला कीमियादान था, केमिस्ट था, जिसका नाम था फ्रेडरिच वोहलर। तो फ्रेडरिच वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया उसने, वही बताऊंगा भी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फ्रेडरिच वोहलर को कहा जाता है। एक तो सिर्फ फादर ऑफ केमिस्ट्री है, जो हम जाबिर बिन हयान को कहते हैं, है ना, याद किया होगा आपने, जाबिर बिन हयान इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर की बात की जाए तो वो हमारे पास है वोहलर, फ्रेडरिच वोहलर। क्यों उसको फादर किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? बिकॉज वोहलर प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन लेबोरेटरी। वोहलर वो पहला साइंसदान था जिसने लैब के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसने क्या किया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इसने सिंथेसाइज किया, उसने बनाया लैब के अंदर। कैसे बनाया? बाय बॉइलिंग एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको उसने बॉयल करके इस चीज़ को काम किया। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अच्छा देखो, जो डिस्कवरी होते हैं ना, डिस्कवरीज सारी हमारे पास जो होती हैं वो वॉट जो भी डिस्कवरीज होती हैं, डिस्कवरीज हमारे पास एक्सीडेंटल होती हैं, पहले से नहीं पता होता, वरना वो डिस्कवरी है ही नहीं। जब कुछ दरियाफ्त होती है तो साइंसदान एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर उसको दरियाफ्त करता है। पहले से पता हो गया तो दरियाफ्त कैसे? फिर तो उसका मतलब वो चीज़ पहले से पता थी। दरियाफ्त का मतलब यही होता है जो चीज़ दुनिया नहीं जानती थी उसके बारे में आपने बता दिया, दैट इज डिस्कवरी। तो जानते बूझते नहीं कर सकते कभी भी डिस्कवरी, हम कोई भी साइंसदान नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। डिस्कवरी होती ही हादसाती तौर पर है। तो ये जो था वोहलर था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसको एक स्पेसिफिक कंपाउंड को बॉयल करना था पानी के अंदर, ठीक है। और वो कंपाउंड बॉयल करने के बजाय उसने एक दूसरा कंपाउंड बॉयल कर दिया, मतलब अमोनियम साइनाइड नाम था उसका। उसने देखा नहीं, मतलब देखा जाए तो मतलब उसने बड़ा एक्सीडेंटली, उसने गलती से बाय मिस्टेक इसने क्या किया कि एक दूसरे कंपाउंड को बॉयल कर दिया। उसके बाद जब उसने बॉयल किया, जब वो एवोपरेट हुआ तो उसके अंदर वाइट सा पाउडर बॉयल होने के बाद बन गया। तो उसने सोचा कि यार ये क्या चीज़ बन रही है, ये तो बनना ही नहीं था। फिर उसने देखा कि यार मैंने तो गलती से अमोनियम साइनाइड को बॉयल कर दिया, मुझे तो ये बॉयल ही नहीं करना था। अमोनियम साइनाइड फार्मूला होता है NH4CnO। ये साइनाइड लिखा हुआ है, साइनाइड अलग चीज़ होती है, साइनाइड होती है CN, तो ये साइनाइड है, साइनाइड होता है CnO। तो अमोनियम साइनाइड हो गया NH4CnO। ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है इनऑर्गेनिक। उसने बोला यार ये तो मैंने गलत चीज़ बॉयल कर दी, चलो कोई बात नहीं, अब तो बॉयल हो गया, लेकिन ये वाइट चीज़ क्या बन गई उसके अंदर, वाइट सा पाउडर क्या बन गया, उसको ज़रा चेक करते हैं। उससे फिर कंबस्टन एनालिसिस एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम जो है वो फार्मूला डिटरमाइन करते हैं किसी कंपाउंड का। तो उसने कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू क्या किया कि उसका फार्मूला डिटरमाइन किया, और वो हैरत में आ गया कि उसका जो फार्मूला निकल रहा था वो यूरिया का फार्मूला निकल कर आ रहा था कि कंपाउंड यूरिया है। उसने बोला यार ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बर्जिलियस के अकॉर्डिंग यूरिया तो बना ही नहीं जा सकता लैब के अंदर, चूँकि ये ऑर्गेनिक नेचर का है। फिर उसने दोबारा से टेस्ट किया कि क्या पता मुझसे गलती हो गई है। दोबारा उसने फार्मूला टेस्ट किया तो दोबारा से फार्मूला आया इस तरह से NH4C+NH2, NH2C+NH2। ये जो फार्मूला होता है यूरिया का होता है। 2 से 3 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, बार बार यूरिया आया। तो उसका मतलब उसने बोला कि यकीनन मैंने इस दुनिया में पहली बार क्या किया है, लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया है, जो कि VFT के लिहाज से एक बात ही नहीं किया जा सकता था। इस तरह से वोहलर के एक्सपेरिमेंट ने VFT को रिजेक्ट कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को, और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब के अंदर बनाया गया बाय बॉइलिंग अमोनियम साइनेट NH4CnO, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो ये इस तरह से स्टार्टिंग हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1828 में, 1828 में, कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है, वो कंपाउंड जो पहले सिर्फ जानवर और पौधे पैदा कर सकते थे। अब एक एक करके बहुत सारे कंपाउंड्स आने हमारे पास स्टार्ट हो गए, सिंथेटिकली हमने बनाना शुरू कर दिया। एसिटिक एसिड, सिरका जिसको हम कहते हैं, जो पहले दरख्तों से हासिल किया जाता था, दरख्तों की छाल से हासिल किया जाता था, मतलब तने से, स्टेम से, आपने देखा होगा। नेचुरल विनेगर, उसको हमने सिंथेटिकली बनाना शुरू कर दिया। सिंथेटिक विनेगर, आपके घर पे जो सिरका रखा होता है उसके ऊपर लिखा होता है सिंथेटिक विनेगर, सिंथेटिकली आर्टिफिशियल विनेगर लिखा होता है उसके ऊपर, कभी आप चेक करना गौर से। सिंथेटिकली मतलब वो नेचुरल विनेगर नहीं है, उसको बनाया गया लैब के अंदर बाय डिफरेंट, कह लो कि बाय डिफरेंट प्रोसेस, बाय डिफरेंट रिएक्शंस। इसी तरह से कॉटन जो होता था, पहले कॉटन कपास से हासिल होता था, कपास से कॉटन आता था, लेकिन अब जो है वो कॉटन कपास से लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिस्टर हमारे पास फैब्रिक है जो बिल्कुल देखने में कॉटन जैसा लगता है, और उस कॉटन को हमने रेप्लिकेट कर दिया। तो अब 100% प्योर कॉटन तो अवेलेबल भी नहीं होता, मिक्सर कॉटन जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स होता है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर एक फैब्रिक है जो नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर है, जिससे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं। इस तरह सिल्क जो होता है, तो सिल्क पहले क्या होता था कि रेशम के कीड़े से पैदा होता था, सिल्क वर्म, चाइना में बड़ी तादाद में हुआ करते थे सिल्क वर्म, रेशम के कीड़े।
जिनके स्पिट होती थी, जब वो स्पिट करते तो उनका सलाइवा जो था ना वो एक फाइबर हुआ था, तो उनके जो स्पिटिंग सलाइवा था उसको जमा करके क्या बनाया जाता था बेटा, सिल्क बनाया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल सिल्क। लेकिन अब सिल्क वर्म दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं, नहीं है, चाइना के अंदर भी उनकी आबादी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी सिल्क के कपड़े लोग पहनते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं। वो सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क होता है, वो नेचुरल सिल्क नहीं है जो कभी रेशम के कीड़े से, सिल्क वर्म से पैदा होता था, क्योंकि बहुत महंगा होता ना अगर ऐसा हो जाता तो। अब तो सस्ते में मिल जाता है। इसी तरह से रबर की बात कर लेते हैं। रबर जो होता है, पहले हमारे पास नेचुरल रबर हुआ करते थे। मलेशिया में, सिंगापुर में रबर के दरख्त हैं। जैसा हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर के अंदर, सिंगापुर के अंदर रबर फॉरेस्ट का विजिट किया था, वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस के अंदर, है ना। तो उसमें पढ़ा था हमने कि वो जो चंगी वैलेज जब वो गए थे तो चंगी वैलेज में उन्होंने रबर के दरख्तों को भी देखा था। तो रबर के दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो रबर के दरख्त नहीं होते, अब सिंथेटिकली अब रबर बना सकते हैं, नियोप्रीन सिंथेसिस कहलाता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनता है। तो कहने का मकसद है कि हर चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब उसको लैब में बनाया जा सकता है, इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है। शुरू में ऐसे नहीं था, शुरू में इसलिए बहुत महंगे भी होते थे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि सिर्फ नेचुरल सोर्सेज से हासिल किया जाता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब हम उनको प्लांट, अब हम उनको लैब में भी बना सकते हैं। और पहले ज़माने में लोगों की अमीरी का अंदाज़ इसी से होता था कि भाई जो है वो कितने कपड़े कितने ज़्यादा किसके पास हैं। कोई अमीर होता था तो कहा जाता कि भाई फ़लाँ सहाबी बहुत अमीर थे या फ़लाँ शख्स बहुत अमीर थे, चूँकि वो एक बार एक कपड़ा उतार लेते तो दोबारा पहनते नहीं थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कि वो एक बार कपड़ा उतार लेते दूसरा नहीं पहनते थे दोबारा। मतलब इससे अमारत देखी जाती थी, कितने अमीर थे, कपड़ा इतने सारे उनके पास जो है वो कपड़े थे। तो कपड़ों से अमारत देखी जाती थी कि बहुत महंगे आते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ही कपड़ा था, वो एक पहनते थे, एक को धोते थे, इसी तरह से, क्योंकि महंगा इतना आता था। और लोग तकब्बुर में क्या करते थे, कपड़े को जो है ना वो बड़े लंबे लंबे सिलवाते थे। जो अमीर लोग होते थे कपड़े लंबे सिलवाया करते थे, ताकि जो है वो उनके घमंड और तकब्बुर और उसकी निशानी हो कि देखो इतना कपड़ा मेरे पास है, कि मैं इतने लंबे कपड़े। तो इतने लंबे कपड़े होते थे ना, वो उनके पाँचे जो है ना टखनों से नीचे जाते थे, आज़ार कहते थे उसको, वैसे तो पाँचा तो नहीं था, आज़ार, तो वो टखनों से नीचे जाता था। वो तकब्बुर और घमंड की एक बड़ी अलामत थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फिर उसमें ना कि अपने पाँचों को टखनों से नीचे मत करो, उससे ऊपर रखो, ताकि तुम्हें तकब्बुर और घमंड ना आए। वो उस दौर की एक बात थी जिसकी वजह से वो चीज़ थी, उसमें ये लॉजिक था ना तकब्बुर और घमंड की वजह से। लेकिन आज तो कपड़े सस्ते हैं, आज तो जो इतना गरीब होता है उतने लंबे कपड़े वो पहन रहा होता है, हमने तो ये देखा है। तो अब तो उल्टा हो गया, सिंपल सी बात है। तो जो हदीसें होती हैं वो किसी ख़ास वक्त के मुताबिक होती हैं और सेंस बन रहा होता है। इस्लाम में एक ऐसा मज़हब है जो सेंस पर चलता है ना, एक चीज़ पर तो नहीं चलता। चलो ऐसे ही बता रहा था। तो कहने का मकसद ये लाइक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना बड़ा आसान हुआ। अब रबर हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, इस तरह से एसिटिक एसिड, बहुत सारे केमिकल्स हम लैब के अंदर ईजिली बना लेते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ईजिली बना लेते हैं और सस्ते रेट में लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। अब नेचुरल विनीगर आप लेने जाओगे, सिरके की एक बोतल तो 1200 रुपये 1500 रुपये की एक बोतल, इतनी सी आपको नेचुरल विनीगर की मिलेगी, इतनी सी बोतल। और यही अगर आप सिंथेटिकली ले लोगे तो आपको 150 रुपये में मिल जाएगी, 100 रुपये में मिल जाएगी, इतनी बड़ी बोतल। टेस्ट में ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं होता, लगभग एक जैसा ही होता है। तो कहने का मकसद है कि चीज़ें सस्ते रेट पे अवेलेबल हो गई हैं। सही बात है ना भाई, कपड़े भी इतने महंगे नहीं पड़ते हैं। वो अलग बात है कि ब्रांड्स आ जाते हैं, कपड़ों के अंदर नाम आ जाता है तो महंगा हो जाता है वो। लेकिन वही कपड़ा अगर लोकल ब्रांड्स खरीदो तो आपको सस्ते तरीन रेट पे आपको वो कपड़ा मिल जाएगा। असली कॉस्ट अगर हम उसके लगाना चाहें कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट के लिहाज से कपड़े की कीमत कुछ नहीं होती। वो ब्रांड नेम लगता है तो वो कंपनी का नाम का पैसा होता है सिर्फ, आपको ये पता है। तो कोई इतनी महंगी चीज़ें नहीं है। तो ये वोहलर का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो आगे जाकर बना इन सारी चीज़ों का सबब, इन सारी चीज़ों का सबब बना आगे जाकर, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री बता दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। वाटर फ्रूट सूरी याद रखिए और वोहलर एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गई बात। तो हर एक तरह से मैंने आपको इसको समझा दिया। अब आगे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये अलग टॉपिक आ गया हमारे पास, दिस इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़राए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो 4 जगहों से ऑर्गेनिक कंपाउंडों में हासिल हो सकता है। फॉसिल फ्यूल, प्लांट एंड एनिमल, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये 4 चीज़ें हैं। एक फॉसिल फ्यूल है, फिर एनिमल और प्लांट किंगडम से हासिल कर सकते हैं, तीसरा पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस है, और चौथा है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, इससे हासिल कर सकते हैं। तो आज तो मैं अभी आपको, जाहिर सी बात है, आज मैं सिर्फ 2 टॉपिक्स आपको बताऊंगा, फॉसिल फ्यूल से कैसे हासिल किया जाता है और अगली चीज़ के ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इससे हम किस तरह से जो है वो ऑब्टेन करते हैं, किसको भाई, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल देखते हैं, वही है। प्लांट्स एंड एनिमल्स भी शायद आज नहीं करूँगा, फॉसिल फ्यूल करूँगा। फॉसिल फ्यूल में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इसमें भी सिर्फ कोल और पेट्रोलियम मैं आपको आज बताऊँगा, नेचुरल गैस नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कोल और पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ।
देखो फॉसिल फ्यूल किसे कहा जाता है, देखो फ्यूल किसे कहते हैं, फ्यूल का मतलब क्या होता है, आगे मैंने लिख दिया है कि जो चीज़ जल जाए उसे फ्यूल कहते हैं। हर वो चीज़ जो जल जाए, जिसमें जलने की सलाहियत हो, जो फ्लेमेबल हो, जो कंबस्टेबल हो, उसको फ्यूल कहा जाता है। उर्दू में कहते हैं ईंधन। उर्दू में अगर कभी आप पढ़ोगे, इसका तर्जुमा पढ़ोगे तो लिखा होगा ईंधन, ईंधन। तो फॉसिल फ्यूल, फ्यूल तो ईंधन है, जलने वाली चीज़ जिससे आप गाड़ियाँ चलाते हैं, कार्स हैं, फिर इस तरह से बाइक्स हैं और बसेस हैं, ये सारी चीज़ें, वैगन्स वगैरह, ये सब चलते हैं फ्यूल के थ्रू। अच्छा, फॉसिल फ्यूल, फ्यूल बहुत किस्म के होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब है, तो सबसे पहले फॉसिल समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉसिल्स आर फॉर्म व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज एंड इट्स रिमेन्स आर क्विकली ब्यूरिड बाय सेडिमेंटेशन विदाउट डिकम्पोजिशन। फॉसिल कब बनते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म, जब कोई जिंदा चीज़, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल हो, वो मर जाता है, पौधा मर जाए या फिर जानवर मर जाए, और मरने के बाद जब वो ज़मीन के अंदर चला जाए और इट रिमेन्स आर क्विकली ब्यूरिड बाय सेडिमेंटेशन, मतलब सेडिमेंटेशन मतलब उसके ऊपर मिट्टी आ जाए और वो दब जाए विदाउट डिकम्पोजिशन। एक तरीका तो ये होता है कि जब कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं वॉटेवर, तो वो उसकी लाश, जाहिर सी बात है कि वैसे ऊपर ही रह जाती है। अब ऊपर ही रह जाती है तो वो लाश ऊपर जो है वो कोई कीड़े मकोड़े वगैरह खा लेते हैं, इस तरह से कुछ भी हो जाती है, हड्डी सिर्फ जो है बच जाती है, स्केलेटन बच जाता है, तो उसमें तो फिर वो तो फॉसिल फ्यूल नहीं बनता। लेकिन अगर एक कोई जानवर मर जाए और उस जानवर के ऊपर मिट्टी आ जाए, इससे पहले कि वो डिकम्पोज हो, डिकम्पोजिशन से पहले सेडिमेंटेशन हो जाए, मतलब रेत उसके ऊपर आकर इकट्ठी हो जाए, मतलब दफन हो जाए जब वो, तो दफन होने पर क्या होगा, अगर ज़मीन में जब वो दफन हो जाता है तो दीज फॉसिल्स आर स्लोली, तो वो क्या होता है, फॉसिल में कन्वर्ट होता है। दीज फॉसिल्स आर स्लोली टर्न इनटू फॉसिल फ्यूल। तो वही जो है ना, बॉडी जो है जानवर की या पौधे की वॉटेवर, तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर से चीज़ें जो होती हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेशर लगने की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है। जब जानवर और पौधे मर जाते हैं और मरकर ज़मीन के अंदर दब जाते हैं तो उनकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल के अंदर, ठीक है। और वो फॉसिल फ्यूल हमारे पास में कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है और कुदरती गैस, नेचुरल गैस भी होती है। ये तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं फॉसिल फ्यूल के अंदर, ठीक है। ये सब जानवरों और पौधों के मरने से ही पैदा होते हैं ज़मीन के अंदर, अगर आपने कभी पढ़ा इनके बारे में। तो दे आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये क्या है बेटा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है कि रिन्यू नहीं हो सकते, मीन्स आज नहीं तो कल दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे ये। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल क्या होता है, जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, सोलर पावर। अब सोलर सेल घर के ऊपर लगाते हैं, छत के ऊपर, ये जब तक दुनिया चल रही है, जब तक सूरज चमक रहा है, तब तक वो चलता रहेगा। ऐसी बात है ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता हाँ इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन सूरज जो है वो जलता ही रहेगा। तो ये कहलाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो रिन्यू हो सके, बार बार रिन्यू हो जाती है। तो और पूरी दुनिया इसी तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता करके रिन्यूएबल सोर्स की तरफ, सोलर पावर वगैरह ये सब चीज़ें। और लेकिन पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या चीज़ें बेटा, ये जो पेट्रोलियम है नॉन रिन्यूएबल है, आज नहीं तो कल दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, चीज़ी के साथ निकाला जा रहा है, इसको निकाला जा रहा है। तो रिजर्व्स बहुत जगहों पर ख़त्म हो चुके हैं और बहुत जगहों पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि निकालना भी ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ इंसान को, बहुत ज़्यादा 100 साल से इंसान निकाल रहा होगा उसको। अब आने वाले लगभग 100-200 साल तक और निकाल सकते हैं हम इसको, उसके बाद आज नहीं तो कल इसके रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर इंसान को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे ही आना होगा, तभी पूरी दुनिया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर काम कर रही है। क्योंकि पहली बात तो वो हमेशा क़यामत तक रहेगा वो सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़, वो पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करता जो ये फॉसिल फ्यूल्स पॉल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि जब उनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और ये गैसेज आपको पता है पॉल्यूटेंट होती है, पॉल्यूशन कॉज करती हैं। तो एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और रिन्यूएबल भी होता है। सोलर सेल हो गया, बैटरीज हो गई, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ऐसे इन पर काम करे दुनिया भर में। अब देखोगे इन्हीं चीज़ों पर काम हो रहा है, रिन्यूएबल सोर्स पर काम हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल, डीजल, ये सब पे ख़त्म दुनिया कर रही है इसको काम को, है ना। टेस्ला मोटर्स जैसे हो गए, एलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, तो आपको पता है वो रिन्यूएबल सोर्सों पे गाड़ियाँ बनाती है जो सोलर से चले या फिर जो है वो बैटरी से चले, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी आपके जो ये ग्रीन ऑरेंज लाइन चल रही होती है तो वो भी आपको पता है बैटरी पे चल रही होती है, बैटरी पे चल रही होती है। वैसा हाइब्रिड है वो, लेकिन उसको दोनों पे चलाया जा सकता है, लेकिन वो बैटरी पे चल रही होती है। इस तरह वाइट वाली जो बसेस हैं वो भी बैटरी पे चल रही होती हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हुआ कि दुनिया इस चीज़ की तरफ आ चुकी है। तो लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल से मराद किसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, मतलब ये आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे। और उसमें क्या है, तीन चीज़ें, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ज़मीन के अंदर से इनको निकाला जाता है। तो पहले मैं कोल की बात करता हूँ, कोल की बात करते हैं। अच्छा, कोल जो है ना, हम लोग असल में कभी कभार चारकोल को जो है वो कोल समझ लेते हैं। चारकोल क्या होता है, लकड़ी जलने से जो बनता है, वो कोयला नहीं है, वो चारकोल है। उर्दू में मसला ये है ना कि चारकोल को भी कोयला कहते हैं और कोल को भी कोयला कहते हैं, चूँकि उर्दू की डिक्शनरी थोड़ी सी कम है देखा जाए ना।
तो उसमें अल्फाज कम है उर्दू में, इंग्लिश में बहुत सारे अल्फाज हैं। इंग्लिश में चारकोल अलग चीज़ है, कोल अलग चीज़ है, पर उर्दू में ये दोनों चीज़ें कोयला है। लकड़ी जला दो तो भी कोयला बन जाएगा और ज़मीन के अंदर से जो निकलेगा वो भी कोयला होगा। बट कोल की बात जब की जाती है तो ये वो कोयला है जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उर्दू में यहाँ पर लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वो कोयला जो ज़मीन के अंदर से निकलता है उसे कोल कहा जाता है। जो लकड़ी जलाते हैं वो भी कोयला है, लेकिन वो चारकोल है इंग्लिश में, है ना। तो इंग्लिश में मतलब उर्दू में एक ही वर्ड है, इंग्लिश में अलग अलग मायने हैं। जैसे रफ्तार, जब हम कहते हैं रफ्तार, तो रफ्तार को हम लोग स्पीड भी कहते हैं और वेलोसिटी भी कहते हैं। इंग्लिश में दोनों चीज़ें अलग है, उर्दू में सेम है। उर्दू में फिजिक्स पढ़ोगे तो रफ्तार भी स्पीड है और वेलोसिटी, मतलब रफ्तार मतलब स्पीड करेंगे या वेलोसिटी कहेंगे, दोनों को रफ्तार लिखा होगा। बट हमें पता है कि स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी है, फ़र्क है ना दोनों में, एक में डायरेक्शन एक में डायरेक्शन नहीं है। तो उर्दू की डिक्शनरी शेर व शायरी में तो बहुत काम आ जाएगी। उर्दू जो है ना, उर्दू ज़बान जो है वो शेर व शायरी की है, अदब की ज़बान है, साइंस की ज़बान नहीं उर्दू। साइंस की ज़बान इंग्लिश है, ठीक है, जिसमें हम साइंस को समझ सकते हैं डिटेल में। तभी आप कभी साइंस को उर्दू में पढ़ो, आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें कभी भी। हाँ, शेर व शायरी आपको उसी में समझ में आएगी, क्योंकि ज़बान ही अदब की है उर्दू। सिंपल, उर्दू में जितना ज़्यादा काम शेर व शायरी पे हुआ, साइंस में तो उतना उर्दू में काम नहीं हुआ, ये आप जानते हैं, सही है। तो आगे इसलिए जब हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर उर्दू इंग्लिश में ही पढ़ रहे होते हैं। उर्दू में कभी भी कोई कोर्स आप नहीं पढ़ते हैं, उर्दू मीडियम यूनिवर्सिटी है ही नहीं। यहाँ तक कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है कराची में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है उसके ऊपर ना कि कौमी तरक्की का ज़रिया उर्दू ज़बान में तालीम, उसके ऊपर लिखा हुआ उसके बोर्ड पर, ये नीपा चौरंगी के पीछे ही आता है। तो गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी है कि कौमी तरक्की का ज़रिया उर्दू ज़बान में तालीम, और अंदर सारा कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। मतलब जिस मकसद के लिए बनाया गया उर्दू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी उर्दू में नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि आज नहीं तो कल आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि उर्दू साइंस की ज़बान है ही नहीं, आप फंस जाएंगे, समझ गए। तो इसलिए उर्दू पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश में ही हम साइंस को पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर बात कर रहा हूँ। कॉलेज में तो चलो 9, 10 इंटर तो उर्दू मीडियम होता है, बट यूनिवर्सिटी सारी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। तो वो कोयला जो ज़मीन के अंदर से निकलता है उसको कोल कहा जाता है, ठीक है। कोल के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ प्लांट ड्राइव फॉसिल फ्यूल फाउंड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। पौधों से हासिल होने वाला फॉसिल फ्यूल है। लकड़ी जो है ना, वो जब ज़मीन में दब जाती है तो फिर वो काफ़ी टाइम के बाद कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज़ अ प्लांट ड्राइव फॉसिल फ्यूल, मतलब पौधों से हासिल होता है, जानवरों से नहीं। और कहाँ से पाया जाता है? ज़मीन के अंदर, सतह ज़मीन से पाया जाता है। बिलो द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर से निकलता है, सतह ज़मीन। अर्थ क्रस्ट किसे कहता है? आगे मैंने उर्दू में लिख दिया, सतह ज़मीन, ज़मीन की सतह से निकलता है, ज़मीन के नीचे से निकलता है। इट इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल, यह सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है, सॉलिड स्टेट में निकलता है, जाहिर सी बात है कोयला जो होता है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर से निकलने वाले कोयले की बात करें, जिसके कोल माइंस आपने सुने होंगे ना, कोयले के कान, कोल माइंस होते हैं जिनसे कोयला निकाला जाता है। बहुत सारे कोल माइन वर्कर्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो कोल माइन कहलाता है, कोयले के कान जिसको हम कहते हैं। तो आपने देखा होगा उससे पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में रेलगाड़ी वगैरह चला करती थी कोल से, थर्मल इंजन्स हुआ करते थे जो पहले, तो उसमें कोल माइन से जो है वो गाड़ियाँ वगैरह चला करती थी, कोल से, कोयले से। टॉम एंड जेरी वगैरह में देखा होगा आपने, कोयले से चलने वाली गाड़ियाँ बहुत सारी होती थी। तो ज़मीन में पहले वो एक रेल के पटरी भी अंदर बिछाते थे ना, मतलब उसमें ट्रॉली टाइप का होता था, उसमें कोयला डाल के फिर निकाल कर बाहर आया करता था वो। उसमें फिर ना वो फिर उसमें तरीका भी होता, वो मतलब मशीन इंजन नहीं लगा होता था, वो एक हैंड टाइप का होता था, हैंडल वगैरह खींचते थे ना तो वो गाड़ी आगे बढ़ती थी, देखा। तो वो उसके अंदर कोयला डाल के तो लेके जाया था इधर उधर, और अभी भी मौजूद है बहुत जगहों पर, कोल माइन के अंदर तक वो ट्रॉली जाया करती थी, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने। तो ज़मीन के अंदर से कोयला निकलता है, वो कोल माइंस होते हैं, कोयले के कान होते हैं जिससे कोयला निकाला जाता है। लकड़ी जला के जो कोयला निकलता है वो उसकी हीट ऑफ कंबस्शन इतनी नहीं होती है, इसका हीट कंटेंट बहुत कम होता है। लकड़ी जला के कोयला मिसाल के उसको जला रहे हैं तो वो 10 से 15 मिनट जलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और ये कोयला आप इसको 3 से 4 घंटे तक जला सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होगा, इतना सा पीस इसका। तो ये यस मैजिक कोल जिसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं, सही कह रहे हो। तो इट इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल, ये सॉलिड फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। तो फ्लेमेबल होता है, आग लग जाती है तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। और 4 स्टेजेस हैं बेटा कोल के, कोयले के 4 स्टेजेस हैं। लकड़ी जो कोयले में कन्वर्ट होती है तो 4 स्टेज तय करती है, या 4 तरह के कोयले या 4 टाइप्स ऑफ कोल हम कह सकते हैं। कोयले 4 किस्म के होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। पहली टाइप आपके पास कहलाती है पीट, फर्स्ट को पीट कहते हैं, फिर एक है लिग्नाइट, फिर एक है बिटुमिनस कोल, फिर एक है एंथ्रेसाइट। दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ कोल।
मतलब कुछ टाइम के बाद सबसे पहले वो पीट में कन्वर्ट होती है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगने के कुछ लाख साल के बाद वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है, फिर फ्यू मिलियन ईयर्स आफ्टर, कुछ मिलियन सालों के बाद बिटामिनस कोल में कन्वर्ट होती है, फिर कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो एंथ्रेसाइट में जाकर कन्वर्ट होती है। ज़मीन पर दबे रहे मतलब दबे हुए उसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है, मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही होती हैं कि उसके अंदर भाई कोयले के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, पीट, लिग्नाइट, बिटामिनस कोल, एंथ्रेसाइट। तो ये चारों नाम याद रखना है। पीट जो होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है और इसमें लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, सबसे कम कार्बन इसी के अंदर होता है, पीट के अंदर होता है, ठीक है। चूंकि पहला स्टेज है ये, लकड़ी सबसे पहले पीट में कन्वर्ट होती है, फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगने से बनती है लिग्नाइट। लिग्नाइट का कलर होता है डार्क ब्राउन और इसके अंदर परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, याद नहीं रखी कितनी होती है, बस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसको सॉफ्ट कोल कहते हैं, वो नरम सा होता है, इसके अंदर विस्कस लिक्विड जैसा मौजूद होता है। फिर उसके बाद और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास बिटामिनस कोल में। बिटामिनस कोल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर परसेंटेज और ज़्यादा होती है कार्बन की। फिर और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है तो फाइनली लास्ट स्टेज ऑफ कोल आता है जिसको हम कहते हैं एंथ्रेसाइट। ये डार्क ब्लैक कलर का होता है, फुल जेट ब्लैक कलर इसका होता है और इसके अंदर याद रखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन जो है वो एंथ्रेसाइट के अंदर होता है। तो जब लकड़ी कोयले में कन्वर्ट होते ज़मीन में दबे दबे तो वो 4 स्टेप्स में जाकर कन्वर्ट होती है, मतलब पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटामिनस कोल बनता है, फिर एंथ्रेसाइट बनता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं और जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती रहती है। और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे तो हम कहते हैं एंथ्रेसाइट में, और लोएस्ट परसेंटेज पूछेंगे तो पीट में, सही है। बाकी इन दोनों में इनके मीडियम ही होती है। कोई मसला हो, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये चीज़ है कि कोयला, तो एक तो कोयले को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई आप फ्लेमेबल होता है, उसको जलाने के लिए इस्तेमाल कर लो, जलाने के लिए इस्तेमाल कर लो। लेकिन कोयला जो है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यार पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, बहुत बड़ी तो मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, बहुत हाई पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से कोशिश की जाती है कोयले को इसलिए इस्तेमाल ना करें, कोयले को डिफरेंट और तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए। चूँकि कोल प्लांट्स होते हैं लेकिन कोल प्लांट्स जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, फिर इतने ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते भी नहीं है, इससे ज़्यादा आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया वो प्रोड्यूस कर सकता है इस तरह से। थर के अंदर जो है वो कोयले की सबसे बड़ी कान पाकिस्तान की मौजूद है। थर सूबे सिंध के अंदर थर है, थर का इलाका है, सराय थर जिसको हम कहते हैं, थर डेजर्ट। इसमें जो है वो एक थर कोल कहलाता है वो, तो थर कोल प्लांट उसके अंदर मौजूद है जहाँ पर कंपनी लगी हुई है जो कि थर कोल से बिजली पैदा करती है। तो उसके कुछ यूनिट्स जो है वो भी फंक्शनल है, मतलब थर के रेगिस्तान के अंदर से जो कोयला निकलता है उस कोयले से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। इंटीरियर सिंध की बात करो, अंदरूनी सिंध की बात करो तो आपने नाम सुना होगा थर कोल प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है। तो वो बड़े मशहूर है। एनईडी वालों ने अपनी एक यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर ओपन की, अपना एक कैंपस थर के अंदर, जहाँ पर थर कोल प्रोजेक्ट लगा हुआ है उधर ही पर। तो एनईडी का एक ब्रांच है, मतलब वो से तो कराची में है, कराची में 3 ब्रांचेस हैं एनईडी के और एक ब्रांच जो उनका थर में, ठीक है। 3 ब्रांच इस क्लास है कि एक ब्रांच तो एनईडी वालों का वही है जो कि जिसमें सारी फील्ड लाइन्स है, फिर एक ब्रांच जो है ना वो डीजे साइंस कॉलेज के साथ ही है पीछे। डीजे साइंस कॉलेज में अगर कोई पढ़ता है तो डीजे साइंस के साथ एक ब्रांच है, वो आर्किटेक्चर और उर्दू है वो वहाँ से बनते हैं। सदर में कैंपस है, फिर एक कैंपस के लाते उसके एलईजे कैंपस, एलईजे वो छोटा सा कैंपस। एलईजे कैंपस में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो होते हैं ना, बीई बायोमेडिकल, वो एक फील्ड जो है ना बायोमेडिकल की वो अलग से, मतलब 3 अलग अलग कैंपसेस कह सकते हैं। बाकी एक चौथा जो है वो थर में, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग वाले उनको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे वो। तो ये 4 हम कह सकते हैं कि देयर आर जो है वो स्टेजेस है, समझ में आ गया ना सबको। अब मैंने क्या बताया कि पावर जनरेशन के लिए इतना इस्तेमाल किया जाता है, बट हम इसके और भी इस्तेमालात ले सकते हैं। वो क्या करते हैं भाई, हम उसके जब हम कोल की कर लें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोयले के जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लें। अब आप बोलोगे सर ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या चीज़ होती है? तो व्हेन कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन अ क्लोज कंटेनर, इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक क्लोज कंटेनर के अंदर हम क्या करें, कोयला लें और कोयले को हम हीट करें। एक बंद डब्बा हो जिसके अंदर हम कोयले को हीट करें और हवा मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो हवा की गैर मौजूदगी में, एयर की एब्सेंस में जब कोयले को गर्म किया जाता है 400 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसको हीट किया जाता है, इसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये कोयले की होती है, कोल की होती है। इससे क्या होता है बेटा, जब ये करते हैं तो क्या होता है, देन 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। THEN वाला देन होगा फिर, तो THEN देन, सो देन 3 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो बेटा 3 चीज़ें इससे हासिल होती हैं हमें, 3 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हमें इससे हासिल होती हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं हमें इससे? कोक एक चीज़ हासिल होती है जिसको हम कहते हैं कोक, एक कोल टार
और एक कोल गैस। ये 3 चीज़ें मिलती हैं, एक सॉलिड में होती है, एक लिक्विड में होती है, एक हमारे पास गैस में आती है। कोक जो है वो सॉलिड में है और कोल टार लिक्विड में होता है और कोल गैस जो है वो गैस एक होती है। तो 3 अलग अलग चीज़ें हासिल होती हैं। जैसे इस तरह का मैंने एक डायग्राम उसमें बनाई है कि इस तरह का एक हमारे पास जो है वो एक मशीन होती है जिसमें हम एक बाउल होता है, बाउल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोल को रख देते हैं, कोयला रख देते हैं। फिर कोयले को जब हम इसको हीट करते हैं ना, और इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं बहुत सारे, जब इसको हीट किया जाता है तो उसका जो लिक्विड सारा है, लिक्विड नीचे आ जाता है एक और दूसरे कंटेनर में, इसके अंदर सॉलिड बच जाता है। उसके अंदर जो गैस है ना, वो गैस क्या होती है, ऊपर जाकर एक गैस चैम्बर होता है, वहाँ पर कलेक्ट हो जाती है। तो इस तरह से सॉलिड यहाँ बच जाता है, यहाँ नीचे लिक्विड आ जाता है, ऊपर गैस की सूरत में ऊपर कोल गैस जमा हो जाती है। ये एक मशीन होती है, इतनी बड़ी मशीन होती है, आप तो ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं होती है। इसको जब यूनिवर्सिटी में आप जाओगे केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह के साइड पर तो आप इसको करोगे, चूँकि जाहिर सी बात है मैंने खुद केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो हम तो उसको बहुत हमने किया है परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो हमारी तो फील्ड ही इन चीज़ों की है, लाइक इन चीज़ों को ही पढ़ते हैं। लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह ये सब करोगे तो उसमें तो जाहिर सी बात ये सब कुछ भी नहीं आएगा, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर नहीं आता ये सब, ठीक है। तो काम दुनिया में देखो हर एक चीज़ क्या है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉट एवर दुनिया में कोई भी फील्ड है उसका काम तो है ही है, आज नहीं तो कल। अभी एक बूम आया हुआ है लाइक कंप्यूटर साइंसेस का, एनईडी में देखें, इधर उधर देखें तो बहुत हाई परसेंटेज पे क्लोज होती है। मैकेनिकल और ये सारी तो बिल्कुल डाउन हो गई हैं, मतलब 73 पर भी मैकेनिकल इस साल जो है वो क्लोज हो गया। एनईडी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारे दौर में सबसे टॉप पर क्लोज होता था, मतलब 84-85 पे क्लोज होता था, अब वो 73 पर आ गया। चूँकि लोग नहीं ले रहे हैं, चूँकि एक बूम है, पाकिस्तानी आवाम जाहिर से बात है ट्रक की बत्ती के पीछे चलने वाली कौम है, इसको हम बोलते हैं ना, बस एक बंदा ले रहा है सब उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब वो सब जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, सैचुरेशन आज नहीं तो कल 5 से 6 साल के बाद सैचुरेशन आ जाएगी, फिर ख़त्म है ये फील्ड, फिर दोबारा मैकेनिकल ऊपर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल सब ऊपर, फिर एक वक्त आएगा 10 साल वो चलेगी, फिर कंप्यूटर साइंस। तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, एक फील्ड आती है फिर वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। एक वक्त आते इतने इंजीनियर बन चुके थे कंप्यूटर साइंस की इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर दूसरे मैकेनिकल की खपत हो जाती है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कम हो जाते हैं, तो फिर उनको उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है। लेकिन हम साइड से बात है, हम तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलते हैं, जो ट्रेंड होता है उसके लिहाज से, सही है ना भाई। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये सब हम पढ़ते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जो केमिकल इंजीनियरिंग जब करते हैं ना तो वो चीज़ है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब की जाती है बेटा कोल की, तो 3 चीज़ें हमें ऑब्टेन होती हैं, एक हमें कोक ऑब्टेन होती है, कोल टार और एक कोल गैस। अब ये तीनों चीज़ें आप कोयले से ही रही हैं, इसको याद रखना है कि कोयले से ये 3 चीज़ें आपके पास ऑब्टेन हो रही हैं। सबसे पहले आ रही है कोक, फिर आ रही है कोल टार, फिर कोल गैस। कोक क्या होता है बेटा, कोक या कोका कोला नहीं है ये, एक तो कोक होता है डाइट कोक, कोक पेप्सी, वो कोक नहीं है भाई। ये कोक जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो कोक होती है। एक तो होती है हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हमारे पास है डायमंड, हीरा इसको हम कहते हैं, दैट्स द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है ना वो हमारे पास होता है कोक। तो प्योरेस्ट फॉर्म कोक है, हार्डेस्ट फॉर्म डायमंड है। तो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, इसको इस्तेमाल किस लिए किया था, जल सकता है, फ्लेमेबल होता है, तो बेटा सिंपल सी बात है एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर लेते हैं कोक को। और अगला क्या भाई, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट आप जानते होंगे, वो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और सामने वाले को रिड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटलर्जी के प्रोसेस में, मेटलर्जी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना लास्ट वीक, जब मैंने कॉपर की मेटलर्जी आपको सिखाई थी, तो वहाँ मैंने बताया था तांबा या कॉपर कैसे हासिल होता है, कॉपर की जो तारे होती हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है। तो कॉपर जो होता है तांबा, तो उसकी मेटलर्जी होती है, ऐसे हर एक मेटल की मेटलर्जी होती है। जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे की भी मेटलर्जी होती है, तो उसमें कोक को इस्तेमाल किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस वाला प्रोसेस कहलाता है। कोक का जो और, आयरन का जो और होता है बड़ा मशहूर, वो ये होता है Fe2O3, इसको कहते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट और नाम होता है उसका हेमेटाइट, चीफ और है ये आयरन का। जैसे कॉपर का पड़ा था कॉपर पायराइट, तो ये हेमेटाइट होता है, ITER होता है हर और के नाम के आखिर में। तो ये जो हेमेटाइट है इसका कोक से रिएक्शन कराते हैं तो करता है क्या बेटा, ये इसको रिड्यूस कर देगा। जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन हटाना होता है। अब Fe2O3 में ऑक्सीजन हटाना है तो Fe2O3 को रिड्यूस करना है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हटाना है। तो कोक क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन खींच लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और आयरन अलग हो गया, ये पिग आयरन कहलाता है। तो कार्बन ने क्या किया, कोक ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया ना देखा जाए तो Fe2O3 को, उसको ऑक्सीजन रिमूव करके। या हम ये भी कह सकते हैं +3 वैलेंसीज की यहाँ आती है, यहाँ से 0 कर दिया तो देखा जाए तो रिड्यूस हो गया ना एक तरह से आयरन यहाँ पर।
तो इस वजह से कहा जाता है कि कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के अंदर। जैसे कि लोहा जो बनाना होता है स्टील मिल वगैरह में इधर उधर जो लोहा तैयार करते हैं, तो वो भी इसी प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। चूँकि टॉपिक हमारा ये नहीं है मेटलर्जी ऑफ आयरन, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा इसकी, बस मैं बता रहा था कोक का इस्तेमाल क्या है। इसके बाद आते हैं कोल टार। कोल टार जिसको उर्दू में कहा जाता है तारकोल, उर्दू में ना उसको रिवर्स कर देता है, तारकोल हो जाता है। तारकोल सुना होगा आपने उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं कोल टार। एक तो सिर्फ टार होता है, एक तो सिर्फ टार होता है जिसको कहते हैं डामर। टार या डामर जो पेट्रोलियम से निकलता है वो अलग चीज़ है, वो नीचे पड़ेंगे। एक तो सिर्फ टार होता है जिसको डामर कहते हैं, और एक जो पेट्रोलियम से निकलता है, और एक कोयले से भी डामर निकलता है, उसको बोलते हैं कोल टार, कोयले का टार। ठीक है, तो डामर आपको पता है कि लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा सा लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, तो ये भी एक लिक्विड होता है, डार्क ब्लैक कलर का थिक सा विस्कस सा लिक्विड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोल टार। और कोल टार का बज़ाहिर डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं है, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200+ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 200 से ज़्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है ये कोल टार जो होता है। 200+ का मतलब 200 से ज़्यादा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनकी तेज़ खुशबू होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन। उनमें सबसे मशहूर इसका जो कंपाउंड होता है वो होता है बेंजीन। तो ये पूरा एक अलग चैप्टर है इसके ऊपर हमारा, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स पर। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बेंजीन वगैरह तो वही कोल टार से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोल टार से निकाला जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, टोलुइन, ज़ाइलिन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाली जाती हैं। तो विच कैन बी, अच्छा वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो विच कैन बी ऑब्टेन थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, कोल टार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है, हम सेपरेट कर लेते हैं उसके 200 कंपाउंड्स को अलग अलग। देखो दो तरह के डिस्टिलेशन होते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब तो होता है सेपरेशन टेक्निक, मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट कर लेना, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। देखो फुल कॉन्सेप्ट रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, कहानियाँ हैं ये, स्टोरीज़ हैं ये, जो पता होनी चाहिए। ईजी गो में मैं आपको ऐसे सुना तो लग जैसे राजा रानी की कहानी सुना रहा हूँ, कोई बेसिक बात है ना यार, ये सुन दो, याद कर लो, दैट्स इट। बच्चे सर धुनते हैं इसके पीछे घर बैठ के, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, रटने की चीज़ ही नहीं है ये, तो बेसिक चीज़ जो आपके अराउंड चल रही है, इसको आपको पता होना चाहिए। नो नीड टू रिमेंबर इट, नो नीड टू मेमोराइज इट। ये बस कहानी सुन लो, कहानी याद रखो, पेपर में कहानी लिख दो जाकर, दैट्स इट। कहानी के ही नंबर है सेकेंडरी केमिस्ट्री के अंदर, और किसके नंबर है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी ना है कि आपको कैलकुलेटर पकड़ के कैलकुलेटर चलाना पड़े, कहानियाँ लिखने के नंबर है। स्टोरीज बस समझ लो जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं आएगा। तो 200 से ज़्यादा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन कर लेना, मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट आउट कर लेना, सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना। अब सेपरेशन दो तरह की है, डिस्टिलेशन दो तरह की है, एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एक होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फर्क सिर्फ छोटा सा है, सॉलिड की अगर डिस्टिलेशन कर रहे हो, सॉलिड में से कंपोनेंट्स को अलग करना है तो दैट इज कॉल्ड, सॉलिड से चीज़ों को अलग करना है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और लिक्विड्स में से चीज़ों को अलग करना है दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सही है, तो सॉलिड और लिक्विड बस इसका फर्क होता है। जैसे यहां पर कोल जो था, कोयला वो सॉलिड था ना भाई, उसको सेपरेट करना पड़ा तो हमने क्या किया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल टार लिक्विड है ना, इसके 200 कंपाउंड को सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस ये फर्क याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ क्या निकलती है बेटा, जो ऊपर जाएगी गर्मा, और ये कोल गैस। अब कोल गैस फ्लेमेबल गैस है, इसमें आग लग जाती है, इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल गैस दो गैसेस का मिक्सचर है, CH4 अगर आप इसका नाम नहीं जानते तो मैं लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड मीथेन। मीथेन गैस का और उसके साथ दूसरे वाटर गैस का, वाटर गैस और मीथेन गैस को मिलाते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है कोल गैस। अच्छा, वाटर गैस खुद दो गैसेस का मिक्सचर है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भाई कोल गैस, पुरानी बुक जो थी उसमें अलग लिखा हुआ था, पुरानी जो बुक थी ओल्ड बुक में लिखा हुआ था कि मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर ये कहलाता है कोल गैस। अब ये ओल्ड बुक की बात करो, पुरानी बुक में चैप्टर 6 आप उठाओगे तो ये लिखा हुआ था, लेकिन न्यू बुक के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया है इसको इस लिहाज से, और न्यू बुक के लिहाज से पेपर आएगा अब तो उसी में चीज़ें पढ़नी है, इसलिए मैं लेक्चर बनाने से पहले मैं लाजमी पढ़ता हूँ ओल्ड न्यू बुक को ना, ताकि मुझे पता लगे कि यार क्या चीज़ें चेंज करें। अगर मैं पूरा उसी तरह से पढ़ा दूँ तो मसला हो जाएगा, चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यू बुक में चेंज हो रही हैं, तो उसी के लिहाज से देखना पड़ेगा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो सकती है, कुछ चीज़ें आउटडेटेड थी पुरानी बुक में जिसको आप अपडेट किया गया है, तो अपडेटेड वर्जन आपको लिखना पड़ेगा। तो जो चीज़ दुनिया में पहले नहीं चलती थी अब चलती है, तो अब जो चलती है उसके लिहाज से बात करनी पड़ेगी। पहले तो हम जो थे पिछले साल तक तो हम वही चीज़ें बढ़ा देते थे, जबकि मैं बच्चों को बताता भी था कि ये पुरानी बुक है और ये चीज़ अब दुनिया में चलती नहीं है,
इसकी जगह अब ये चीज़ आ गई, लेकिन आपको पेपर में वही लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर उसी के मिलेंगे। भले दुनिया में वो चीज़ चेंज हो गई, बट ऐसा फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना पड़ता है। तो अब इसमें भी हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि हम पुरानी बुक को फॉलो कर लें। भले अब आप बोलोगे सर पुरानी बुक गलत छपी थी, क्या गलत नहीं थी, वो आउटडेटेड थी या उसमें इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड थे। अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को इसमें देखना पड़ेगा। ये हर सब्जेक्ट के साथ होगा, बायो की बुक चेंज हुई, मैथ्स की चेंज हुई, वॉट सब में ये रूल अप्लाई होगा जाकर, ठीक है। तो कोल गैस मिक्सचर है दो चीज़ों का, दैट इज मीथेन गैस का और वाटर गैस का। तो मीथेन और वाटर गैस मिलता है तो कोल गैस बनता है, ये भी कोयले में से निकलता है। कोल और वाटर गैस खुद मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का। तो ये फ्लेमेबल गैसेस होती हैं, सारी फ्लेमेबल है, तो फिर क्या होती है, इससे आग लगती है, तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद क्या हुआ बेटा कि जो हमारे पास कोल है, कोल को हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहो तो डायरेक्टली ना इस्तेमाल करके उसकी आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके 3 चीज़ें हासिल कर लो, कोक और कोल टार और तीसरी चीज़ कोल गैस। कोक जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, फ्लेमेबल होता है, फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल टार लिक्विड होता है, इसमें 200 प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिक्स होते हैं, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग किया जा सकता है, जिसमें से बेंजीन सबसे फेमस है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या, कोल गैस, जो मीथेन और वाटर गैस का मिक्सचर होता है, ये भी फ्लेमेबल होता है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। वाटर गैस खुद मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की, जो न्यू बुक के लिहाज से बात है। बस समझ में आ गई। कोल का टॉपिक यहाँ पर आपका खत्म हो गया, फॉसिल फ्यूल में कोल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। नेचुरल गैस का टॉपिक फिर कल का है। तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किसे कहते हैं, तो व्हाट इज पेट्रोलियम। देखो एक चीज, जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल पेट्रोलियम नहीं है, पहली चीज तो ये ना, इसको कहा जाता है पेट्रोल अलग चीज है, पेट्रोलियम अलग चीज है। हाँ, पेट्रोल आता पेट्रोलियम से, इसलिए लिखा जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत लिखा होता है, उसमें जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सब में इजाफा हो जाता है। सही बात है ना। तो पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो पेट्रोलियम खुद एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, पढ़ा हुआ ना आपने इसको, तो दोबारा से, तो बहुत आसान बात है, ठीक है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना इसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। बस सर गोल्डन मैंने सुना था सर, गोल्डन गोल्ड होता है, वाइट गोल्ड भी सुना था सर, ये ब्लैक गोल्ड कहाँ से आ गया, ये कौन पहनता है काला सोना। तो काला सोना इसको तमसीली अंदाज में कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, चूँकि जिस कंट्री से पेट्रोलियम निकलता है वो कंट्री बहुत अमीर होती है, समझ गए ना। अब गल्फ नेशंस को आप देख लो, रेगिस्तान है, चटियल मैदान है, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ओमान, इस तरह से बहरीन, कतर, कुवैत, रेगिस्तान है फुल, ये सारे के सारे, ना घास उगती है ना फूल उगते हैं, इतना रेगिस्तान। उसके बावजूद आप वहाँ डेवलपमेंट और वहाँ पैसे चेक करो, कतर ने पूरा वर्ल्ड कप होस्ट कर लिया फीफा का, पैसे से। दूसरों ने इतना पैसा लगाया पेट्रोल के लिए, उन्होंने बोला भाई हम डबल दे रहे हैं इसका, हमारे पास करो। लोगों ने बोला भाई तू ही करवा ले भाई, मतलब दैट से इतना पैसा उन्होंने सामने रख दिया ना, वरना कतर को कोई सपोर्ट नहीं करते, गर्मी अलग उसमें इतनी, और ये सारे जो फुटबॉल प्लेइंग नेशन होते हैं वो सब ठंडे ममालिक वाले होते हैं, लेकिन कतर पैसे तो ज़ाहिर सी बात है पैसा सब हो जाता है। तो कतर के पास इतना पैसा था कि उसने वर्ल्ड कप होस्ट किया, इतनी आसान बात नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रखते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का बाद में कमाई भी उसने उतना ही, लेकिन शुरू में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसकी सोच भी नहीं सकते आप। जो शुरू में इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाद में टर्न आउट तो आएगा उसका 10 गुना होकर आएगा, लेकिन देखा जाए तो इतना पैसा था कि इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने अपने कंट्री के अंदर। तो क्यों था, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की वजह से। पेट्रोलियम किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना। तो इस तरह से सऊदी अरब आप देख लो, बाकी तमाम कंट्रीज़ में, सऊदी अरब तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो वहाँ पर क्या है, कुछ भी चीज़ें नहीं है, शुरू में सिर्फ हज की कमाई होती थी, हज के लिए लोग जो आते थे, सऊदी अरब की बात करो तो हज में ही जो कमाई होती थी सऊदी अरब की हज़ारों सालों से होती थी, इसके अलावा और कोई कमाई नहीं थी हज के अलावा। लेकिन अब सऊदी अरब को हज की कमाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। 1964 में जब वहाँ पेट्रोलियम निकला तो उसके बाद से आप देखो कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है। रियाद, जिद्दा, दमाम, किसी भी सिटी आप तस्वीरों में देख लेना, आपको लग पता जाएगा, कोई रहता है वहाँ से तो उनसे पूछ लेना। तो बाकी अगली चीज़ ये कि जैसे आप देख लो जो हमारा वो होता है UAE है, मुत्तहदा अरब अमारात, दुबई वगैरह, यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ का समंदर आता है ना, उसके सामने खलीज फ़ारस, यहाँ डकैत रहते थे, बहरी कज़ाक जिनको कहा जाता था। UAE जो था ना वो था ही बहरी कज़ाकों का, लुटेरों का, लोग जाने से डरते थे पर्शियन गल्फ़ से। उस पर्शियन गल्फ़ के अंदर से यहाँ जाने का मतलब लूट जाना है, दुबई वाले लुटेरे लूट लेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया पर्शियन गल्फ़ में जाते, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है दुबई,
चूँकि उन्होंने अपने आप को लुटेरे, मतलब जब पेट्रोलियम निकला उधर से तो लूटना छोड़कर उन्होंने कश्तियों को अपने पेट्रोलियम पे फोकस किया और आज कहाँ पहुँच गए। ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, काला सोना। पाकिस्तान में निकलता है, बिल्कुल है, पाकिस्तान में निकलता है, लेकिन पाकिस्तान की खपत ज़्यादा है, इतना नहीं निकलता। पाकिस्तान में इतना पेट्रोल निकलता है वो हमारी ज़रूरियात के सिर्फ 20% है, 20% तक हम निकाल लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है ना फ्यूल का, 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो महंगा पड़ता है हमें। 20% से कुछ भी नहीं होता ना, 80% तो ले रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर ऊपर आता है तो पेट्रोल ऊपर आ जाता है खुद ब खुद। ठीक है, तो पाकिस्तान में निकलता है, ऐसी बात नहीं है, निकलता है, निकालते भी हैं, लेकिन फ़र्क यही है कि भाई हम 20% सिर्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के इतना निकलता है कि वो दुनिया को बेचते हैं। सऊदी अरब वगैरह में इतना है कि अपना तो समझ लो 1% इस्तेमाल कर होते हुए 99% तो बेच देते हैं सारी दुनिया को, तो उसे कमाते भी बहुत हैं एक्सपोर्ट करके उसको। सही है, तो पेट्रोलियम को स्टार्ट करते हैं। जब आप केमिस्ट्री पे आते हो तो मैंने एक जनरल एक बेसिक बात की जो पता होना चाहिए इंसान को पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, पेट्रोलियम 2 वर्ड से निकला है, पेट्रो और ओलियम। दोनों वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज के, लातीनी ज़बान के हैं। पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब हो गया रॉक ऑयल, चट्टानी तेल, चट्टानी इलाकों से निकलता है, रॉकी रीजन से निकलता है, दैट्स वाई उसको रॉक ऑयल कहा जाता है। चट्टानी तेल, जहाँ पहाड़ वगैरह बहुत सारे होते हैं ना, तो वहाँ से निकल जाता है अक्सर, पहाड़ी इलाकों से, चट्टानी इलाकों से। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल, और समुद्री चट्टान जहाँ पर हो तो उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल और क्रूड ऑयल। इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, अनरिफाइंड फॉर्म में। मतलब ज़मीन के अंदर से निकलता है ना तो अनरिफाइंड होता है, रिफाइन नहीं होता, तो उस वक्त तो जलता भी नहीं है, फ्लेमेबल भी नहीं होता वो। तो उस फॉर्म में इसको कहा जाता है पेट्रोलियम, या रॉक ऑयल कहते हैं, या क्रूड ऑयल कहते हैं। खाम तेल उर्दू में लिखा जाता है, क्रूड ऑयल, क्रूड बोलता है ना पेट्रोलियम क्रूड, तो क्रूड ऑयल कहते हैं। ज़मीन से और रॉकी चट्टानी इलाकों से निकलता है। इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, बिल्कुल काले रंग का लिक्विड होता है, जैसे गटर का पानी जैसा है ना, ऐसा लगेगा अगर ज़मीन से निकलेगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जैसा गटर बह रहा है उसको जब कभी आप देखोगे उसको, पेट्रोलियम को निकलता हो, थिक ब्लैक लिक्विड होता है, और विच इज़ फाउंड बिलो अर्थ करा, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है पेट्रोलियम, और ज़मीन के अंदर से निकालते हैं उसको पेट्रोलियम इंजीनियर्स। तो पेट्रोलियम इंजीनियर्स जो होते हैं उसको ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, लेकिन वर्थ नहीं है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, चूँकि पाकिस्तान में निकलता ही पेट्रोलियम बहुत कम जगहों से, तो पाकिस्तान के अंदर इसलिए पेट्रोलियम इंजीनियर्स की इतनी वर्थ नहीं है, और ना ही लोग फील्ड अपनाते हैं, कोई नहीं लेता पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को। हाँ, पाकिस्तान से बाहर है, कतर चले जाएगा, सऊदीया चला गया, तो पाकिस्तान के अंदर जॉब इतनी नहीं है पेट्रोलियम इंजीनियर्स की है। जब कैनेडी में जाओगे तो फील्ड मिलेगी आपको, बट चूँकि पाकिस्तान में कम निकलता है तो इसलिए उसको यूज़ नहीं करते। तो निकालने का काम जो होता है ज़मीन के अंदर से वो पेट्रोलियम इंजीनियर्स का होता है। आपने देखा होगा रिक्स वगैरह बनाते हैं बहुत सारी, ड्रिल करते हैं, उसके अंदर ड्रिल करके अंदर से निकालते हैं, ज़मीन के अंदर 200 मीटर तक गहराई तक ड्रिल करते हैं, तो ज़मीन के अंदर से निकलता है। इट इज़ अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल, ये लिक्विड फॉसिल फ्यूल है, ये भी फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये जैसा सॉलिड फॉसिल फ्यूल था ना बेटा, तो ये क्या है बेटा हमारे पास लिक्विड फॉसिल फ्यूल है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एंशिएंट मरीन एनिमल्स। कदीम बहरी जो जानवर थे उनके मरने पर ज़मीन के अंदर ही आए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर अच्छा ये जो था ना कोल जो होता है वो क्या होता है, पौधे जब मर जाते हैं ज़मीन में दब जाते हैं तो कोयला बनता है, लेकिन पेट्रोलियम कब बनता है, जानवरों के मरने से, पौधों से नहीं बनता। जब जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडी ज़मीन में डिकम्पोज हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब कब्रिस्तान के आसपास पेट्रोलियम बहुत मिलेगा। कॉमन सेंस होता है, बच्चा दिमाग लगाते हैं, आप भी लगाओगे कि कब्रिस्तान के आसपास तो बहुत मिलेगा, फिर वहाँ तो इतने लोग दफन है, पेट्रोल ही पेट्रोल होगा। तो यार इतने कम टाइम में नहीं होता। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंशिएंट मरीन एनिमल्स, कदीम ज़माने में लाखों करोड़ों साल पहले मरे हुए जो जानवर होते हैं उनकी बॉडी कन्वर्ट होती है। ये नहीं कि जो 100 साल पहले मर गए उनकी बॉडी पेट्रोलियम बन गई, ऐसा नहीं होगा। और मरीन एनिमल क्यों कहा जा रहा है, कि बहुत पहले जब दुनिया में जो अल्लाह ताला ने, आपको पता है जो हयात स्टार्ट की, जो ज़िंदगी स्टार्ट की वो पानी से की है ना, तो कुरान पाक में भी आता है ना, हमने ज़िंदगी को पानी से पैदा किया, लाइफ को, वाटर में लाइफ सबसे पहले मछलियाँ बनी, बायोलॉजी भी यही कहती है, लैंड एनिमल्स बाद में पैदा हुए, तो पहले मरीन एनिमल्स पैदा हुए, समंदरी जानवर पहले पैदा हुए, मछलियाँ वगैरह। इसमें कुछ कीड़े मकोड़े भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, टार्डिग्रेड्स कहते हैं उनको, अगर आपने कभी पढ़ा है उनके बारे में, टार्डिग्रेड्स। अब वो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते थे टार्डिग्रेड्स, जो क्या क्या करते थे बेटा, कि उनके अंदर अल्लाह ने प्रॉपर्टी डाली थी, वो फोटोसिंथेसिस का अमल किया करते थे। ठीक है, वो जबकि वो जानवर होते थे, उनमें फोटोसिंथेसिस होता था, लेकिन वो क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते। जब दुनिया बनी थी ना उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा था, और ऑक्सीजन गैस 5% भी नहीं थी, मतलब बहुत कम थी। और जाहिर सी बात अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना था,
तो एक ऐसा माहौल साजगार बनाना था जिसमें आदम अलैहिस्सलाम और सांस ले सकते हैं, या फिर और बाकी उनकी वाइफ बीबी हव्वा और उनकी औलादें सांस ले सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि भाई एक टार्डिग्रेड्स नाम के, अल्लाह ने किया जो भी किया, ज़ाहिर सी बात है खुदा के हुक्म से ही होता है जो होता है। तो क्या हुआ कि अल्लाह ने टार्डिग्रेड्स को पैदा किया। टार्डिग्रेड्स क्या होता है, समंदर के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े थे। वो क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेते थे और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करते थे। फोटोसिंथेसिस में जो होता है, तो हमारा रिस्पायरेशन होता है ये उल्टा होता है ना भाई। तो वो इस तरह से बड़ी तादाद में उन्होंने सारे का मतलब पूरे समंदर भरे हुए थे दुनिया भर के से टार्डिग्रेड से। इससे क्या हुआ कि उन्होंने सारे कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लिया और ऑक्सीजन गैस को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। यहाँ तक कि जो है वो एक बड़ी तादाद में 21% तक ऑक्सीजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई, इतनी जो इंसानों की ज़िंदा रहने के लिए चाहिए थी। तो फाइनली फिर क्या आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा दुनिया में कि भाई इसमें वो सांस ले सकते थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है उन कीड़ों का काम तो ख़त्म हो गया। तो अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ, सारे कीड़े मर गए जो बड़ी तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में दुनिया में मौजूद थे। उस मरने के बाद सारे के सारे ना पानी में चले गए और पानी में मिट्टी में जाकर मिल गए और दबने शुरू हो गए। फिर आपको पता है कि जो पानी का लेवल है ना वो आगे पीछे होता रहता है। कहीं कहीं पर जो रॉकी रीजन्स है ना, जो चट्टान, समुद्री चट्टान जिसको कहा जाता है, SST में पढ़ा हुआ कि कभी वो समंदर का हिस्सा थे और जाकर वो पानी, जैसे ये पूरे जो औरंगीटाउन में जो पहाड़ होते हैं ना सारे, ये सारे समंदरी पहाड़ हैं कि एक ज़माना होगा करोड़ों साल पहले जब ये पूरा औरंगीटाउन पानी के नीचे होगा। ये सारा पानी पीछे गया क्लिफ्टन तक, तो ये हर तरफ आपको पहाड़ दिखाई दिए। ये सब समंदरी चट्टान कहलाते हैं, समंदरी पहाड़ कहते हैं उनको, ये रॉकी। तो अब क्या होता है कि रॉकी रीजन्स जो होते हैं ना, जब उनमें अब जब टार्डिग्रेड से ज़मीन में दब गए तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी करोड़ों साल के बाद कन्वर्ट हो गई किसके अंदर भाई, पेट्रोलियम के अंदर, फॉसिल फ्यूल मतलब वो हमारे पास बना। तो पेट्रोलियम ऐसे करोड़ों साल पहले मरे हुए टार्डिग्रेड्स की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज जब हुई तो आया है, ठीक है। तो असल में जो पेट्रोल आप डलवा रहे थे बाइक के अंदर वो पेट्रोलियम से आया। तो असल में वो करोड़ों साल पहले मरे हुए टार्डिग्रेड्स की डेड बॉडीज़ है जो आप अपनी बाइक की टंकी में डलवा रहे हो। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो आ कहाँ है, वहीं से आया, और कहाँ से आया, वो डेड बॉडीज़ हैं जानवरों की। और क्या आप बताओ फिर सर हमारे पास तो दूसरी थ्योरी है इसके बारे में, कोई नहीं है क्या? कोई बहुत अफसर वो बड़ा कोई दयालु इंसान था, उनसे इंसानों का भला करने के लिए क्या क्या गड्ढा खोद के सारा पेट्रोल डाल के चुपके से चला गया दुनिया से बात। तो ऐसा तो नहीं था ना, कोई किसी वजह से आया होगा ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। तो एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल है जो कि एंशिएंट मरीन एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से बनता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबको पता होनी चाहिए। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 500+ हाइड्रोकार्बन। कोल टार में 200+ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें 500 भी से ज़्यादा हाइड्रोकार्बन होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, विच कैन बी सेपरेटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मैंने बताया कि लिक्विड, कोल टार में लिक्विड था तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था इसके लिए। और आपको पता है पेट्रोलियम में लिक्विड है ना भाई, लिक्विड है तो उसकी भी क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसमें पेट्रोलियम के पूरे 500 जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। पिछली जो पुरानी बुक थी उसमें पूरा एक टॉपिक था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का, जिसमें इन डिटेल रिफाइनिंग के बारे में तस्करा था, लेकिन वो सब न्यू बुक में हटा दिया गया। तो मैं भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा रिफाइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो पुराने लेक्चर अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें आएगा, लेकिन न्यू लेक्चर में अब जाहिर सी बात है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें नहीं आने वाला। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एक प्रोसेस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिसमें से वो 500 हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं, सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होती है, सब सेपरेट हो जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम आर, 500 से प्लस चीज़ें हासिल होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेट्रोलियम से हासिल होती हैं उनका नाम मैंने नीचे लिख दिया है। एक मैंने लिखा है गैसोलीन। गैसोलीन, अब गैसोलीन जो होते हैं वो अमेरिकन्स कहते हैं गैसोलीन, और ब्रिटिश क्या कहते हैं इसको, पेट्रोल। तो पेट्रोल और गैसोलीन एक ही चीज़ है। जो बाइक में आप डलवाते हैं पाकिस्तान में भी उसको जैसे पेट्रोल कहा जाता है, यूके में जब आप जाएंगे तो उसको भी पेट्रोल कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में इसको कहा जाता है गैसोलीन। अमेरिकन स्टेशन जब होता है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो वहाँ पेट्रोल पंप के आगे गैस स्टेशन लिखा हुआ होता है। ऐसा नहीं CNG मिल रही है, वहाँ पेट्रोल ही रही होती है। गेम वगैरह खेलोगे तो वहाँ गैस स्लो लिखा हुआ आता है, वो CNG पे नहीं चले, गाड़ी पेट्रोल पे चले, लेकिन वो गैसोलीन कहते हैं, गैस कहते हैं, ठीक है। तो गैसोलीन का मतलब वहाँ पर होता है लाइक पेट्रोल। इस तरह बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज जो कि पेट्रोल रिफाइन करती हैं कराची में, जैसे अब वो है बाइको पेट्रोलियम जो वहाँ पर है, बोर्ड ऑफिस पे जाता है लेफ्ट हैंड पे, येलो कलर का जो है, उसमें देखो उसमें लिखा होता है गैसोलीन 332 रुपीज़ पर लीटर। वहाँ पेट्रोल नहीं लिखा होता। PSO वगैरह में पेट्रोल लिखा होता है, शेल में भी पेट्रोल लिखा होता है, लेकिन बाइकों में लिखा होता है गैसोलीन। तो गैसोलीन वो कंपनीज है जो अमेरिकन स्टैंडर्ड पर चलती हैं, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, तो वो अमेरिकन इंग्लिश में ही लिखती हैं बाहर, वो ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं लिखती। तो बेटा याद रखना है कि जो पेट्रोल है वही गैसोलीन है, ठीक है। तो अमेरिका में जाकर हमें गैसोलीन कहना पड़ता है, ब्रिटेन में हम लोग कहते हैं उसको पेट्रोल, ठीक है। इसी तरह से कैरोसिन क्या होता है, इसको पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं मिट्टी का तेल या मिट्टी तेल को इंग्लिश में कहते हैं कैरोसिन। तो कैरोसिन भी पेट्रोलियम से निकलता है। पेंट वगैरह में देखा होगा आपने, मिक्स करने के लिए डालते हैं उसको,
कलर को पतला करने के लिए डालते हैं, स्पिरिट भी डालते हैं ये भी। डीजल, ये मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं कर रहा वो तो अलग बात है। वैसे पेट्रोल में भी फिर हसन रिजवी कहना चाहिए था चलो, एक को पेट्रोल कह दिया हमने और एक का नाम डीजल रख दिया हमने। लेकिन अब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं है अब पता नहीं क्यों। चलो छोड़ो, ये सियासी बातें नहीं करते हम क्लास में। तो पेट्रोलियम पेट्रोल है। इस तरह से डीजल जो है ना हमारे पास एक फ्यूल है, गाढ़ा सा होता है, देखा होगा ट्रक वगैरह में और कंटेनर जो है ना, डंपर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनमें डीजल डल रहा होता है। कश्तियों में भी डीजल डलता है, जो बड़े बड़ी कश्तियाँ होती हैं, तो डीजल भी जलता है, देखा होगा आपने पंप में। इस तरह पैराफिन वैक्स, ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉफ्ट से सॉलिड होता है। पैराफिन वैक्स जिसको हम लोग कैंडल वैक्स कहते हैं, मोमबत्ती जिससे बनती है ना पैराफिन वैक्स, तो वो भी एक पेट्रोलियम से ही हमें हासिल होता है। इसी को हम लोग पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, जो सर्दियों में यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, समझ आ गई।